So in today's video we'll be discussing about the process of meiosis. So if you haven't seen my previous video on the process of mitosis, then I'll recommend you that you watch that video first, because that will help you in grasping this particular topic in a better way. So without any further ado, let's get started with today's topic. Now comes कि अभी meiosis क्या है. तो meiosis भी एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन ही है, यानी कि इस प्रोसेस से भी सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं. बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पर रिडक्शनल डिवीज़न होती है. माइटोसिस जिस मैंने आपको बताया था वो इक्वेशनल डिवीज़न थी, यानी कि अगर पेरेंट्स पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उनके जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर भी 2n ही थे. बट मियोसिस में अब क्या होगा कि यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर हमारे पेरेंट सेल में 2n है तो हमारी डॉटर सेल्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे. ठीक है, तो इसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर माइटोसिस में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुई थी, बट नाउ इन दिस प्रोसेस ऑफ मियोसिस हमारे पास 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी. वो कैसे होती हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. इसके अलावा ये जो चीज़ है वो डिस्कवर की थी वैन बेंडन ने, एंड ये टर्म जो है वो कॉइन की गई थी फार्मर एंड मून्स ने. अब वो सेल जिसमें ये मियोसिस टेक्स प्लेस होती है, ठीक है, उसे हम मियोसाइट कहते हैं. ये मियोसिस अब होती कहाँ पर है? ठीक है, जैसे मैंने आपको माइटोसिस में बताया था कि माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है, तो ये जो मियोसिस है वो हमारे गैमीट्स में होती है. अब क्यों ये मियोसिस प्रोसेस गैमीट्स में होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अब हम वो देखेंगे. तो देखिए, हमारे अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो हमारे अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, हमारे हर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. तो अगर जो हमारा मेल गैमीट है, ठीक है, उसमें 23 होंगे, फीमेल में भी 23 होंगे, तब वो जो फ्यूज़ करेंगे, यानी कि जब एग और स्पर्म एक साथ फ्यूज़ करेंगे तब ही तो टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होंगे ना. अगर यहाँ पर रिडक्शनल डिवीज़न नहीं होती, यानी कि यहाँ पर भी 46 ही होंगे, यहाँ पर भी 46 होंगे, जब वो फ्यूज़ करके ज़ाइगोट फॉर्म करेंगे तो फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे. पर हमें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पर रिडक्शनल डिवीज़न होती है, इक्वेशनल डिवीज़न नहीं होती. सो ये जो प्रोसेस है मियोसिस का, ये 2 स्टेप्स में होता है, यानी कि मियोसिस 1 होती है एंड मियोसिस 2 होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा मियोसाइट है, यानी कि ये वो सेल है जिसकी मियोसिस होगी, तो पहले ये जो मियोसाइट है वहाँ पर मियोसिस 1 होगी. अब ये जो मियोसिस 1 होती है वो रिडक्शनल डिवीज़न होती है, यानी कि 2n से वो n में कन्वर्ट हो जाएंगे. फिर होगी मियोसिस 2. अब ये मियोसिस 2 होती है वो इक्वेशनल होती है, यानी कि अगर यहाँ पर n है तो डॉटर सेल्स में भी n ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. सो इन दिस वे एज अ रिजल्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम 1 पेरेंट सेल और फ्रॉम 1 मियोसाइट. सो बिफोर गेटिंग इनटू द मेन टॉपिक, यानी कि मियोसिस प्रोसेस को स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब समझाऊंगी, क्योंकि अगर हमें इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब नहीं पता होगा तो हमें मियोसिस प्रोसेस अच्छे से समझ नहीं आएगा. तो पहला टर्म, जो पहला हमारी ऑर्गेनेली जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रोसोम. ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसकी मियोसिस होने वाली है या फिर माइटोसिस होने वाली है, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर सा क्रिएट करते हैं ऐसा. ठीक है, लाइक अ बॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं. वो क्या होता है? वही होता है हमारा सेंट्रोसोम. ठीक है, ये जो सेंट्रोसोम होता है इसके पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं. मतलब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न बहुत रहती है कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में डिफरेंस क्या है. तो बेसिकली जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो इन 2 सेंट्रियोल्स का बनता है. एक मदर सेंट्रियोल होती है और एक डॉटर सेंट्रियोल होती है. ये दोनों सेंट्रियोल्स आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं. ये दोनों इंटरकनेक्टेड किसकी वजह से होते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स. अब इस सेंट्रोसोम का काम है कि ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम सेल डिवीज़न की बात करते हैं तो यही वो स्ट्रक्चर है जो कि स्पिंडल फाइबर में कन्वर्ट होता है. एंड वी ऑलरेडी नो कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है स्पिंडल फाइबर की इन सेल डिवीज़न, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जिसने हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें एक दूसरे से अलग करना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिंडल फाइबर. तो ये स्पिंडल फाइबर किससे बनता है?
सेंट्रोजोम से बनता है। अब देखिए हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सेंट्रोजोम क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोमियर क्या होता है। तो देखिए ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है। ये जो है ठीक है, इसे हम क्रोमेटिड कहते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम में यहाँ पर देखिए 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक ये वाला क्रोमेटिड और दूसरा ये वाला क्रोमेटिड। अब ये दोनों आपस में हम इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम आपस में क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, ये क्रोमेटिड एंड ये क्रोमेटिड भी सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड का क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड का क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यानी कि वो क्रोमेटिड्स जो एक ही क्रोमोसोम के होते हैं उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, और वो क्रोमेटिड जो अलग अलग क्रोमोसोम के होते हैं उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं वो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि कोई जीन है जो कि हमारे हेयर का कलर डिटरमाइन करता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम में। तो अगर ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो वही सेम जीन जो सेम प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा, यानी कि हमारे हेयर कलर को डिटरमाइन करेगा, वो यहीं पर प्रेजेंट होगा। जो जीन आई कलर को डिटरमाइन करेगा वो यहाँ होगा, तो अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो वो यहीं होगा। ये होता है मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, यानी कि वो जीन्स जो सेम प्रॉपर्टी के लिए होते हैं वो एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आई होप कि सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब आता है वर्ड सेंट्रोमियर। ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, जिस स्ट्रक्चर ने इन दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ कर रखा है, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना कि सेंट्रोमियर क्या होता है एंड सेंट्रोजोम क्या होता है। सेंट्रोजोम जो मैंने आपको बताया कि सेल में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि 2 सेंट्रियोल्स का बना होता है, एंड सेंट्रोमियर मीन्स वो स्ट्रक्चर जो 2 क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ कर रखता है। अब हमारे पास जो लास्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो है काइनेटोकोर। अब हमें ये पता चल गया कि सेंट्रोमियर क्या है। सेंट्रोमियर क्या है? कंस्ट्रिक्शन है जो कि यहाँ पर पाई जाती है इन द ठीक है कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स की मिडल में पाई जाती है कंस्ट्रिक्शन, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिडल में ही हो, ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। ये जब हम सेंट्रोजोम की मॉर्फोलॉजी करते हैं, यानी कि सेंट्रोजोम की शेप्स करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं पर जो सेंट्रोमियर होता है वो ऊपर होता है, कहीं पर वो बिल्कुल सेंटर में होता है। तो सेंट्रोजोम बेसिकली वो रीजन, वो कंस्ट्रक्टेड रीजन, देखिए कंस्ट्रक्शन आपको दिख रही है ना, यानी कि यहाँ से इकट्ठा हुआ है, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब ये काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर बेसिकली एक वो चीज़ है जहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अपने आप को अटैच करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये डिस्क शेप्स में होती हैं, और ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इंटीमेटली एसोसिएटेड होते हैं सेंट्रोमेरिक रीजन से। ये जो काइनेटोकोर्स है ये हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। इट इज़ अ साइट ऑफ असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जो आपको काइंड ऑफ रेशियो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आके अटैच होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर में क्या डिफरेंस है, तो ये विल से कि जो सेंट्रोमियर होता है वहाँ पर काइनेटोकोर की असेंबली होती है, यानी कि ये देखिए पूरा सेंट्रोमेरिक रीजन था, यहाँ पर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर पूछे तो काइनेटोकोर क्या होता है, तो काइनेटोकोर किसकी असेंबली होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। देखिए ये अब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर है, इस पर क्या लगा हुआ है? इस पर माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं। सो सेंट्रोमेरिक रीजन पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है एंड काइनेटोकोर पर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि अब इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने टर्मिनोलॉजीज को स्टडी कर लिया है, अब हम अपने मियोसिस प्रोसेस पे आते हैं। तो पहला स्टेज होता है इंटरफेस, माइटोसिस में भी वही होता है, मियोसिस में भी वो। अब जो इंटरफेस का सिंथेसिस फेज होता है, यानी कि हमें पता है कि सिंथेसिस फेज में क्या होता है? डुप्लीकेशन होती है।
सो सी क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग द इंटरफेस। सो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डेवलप हो रहा है। द रिजल्टिंग सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। हमें पता है कि जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो कहाँ से उन्हें पकड़े होते हैं, कहाँ किन्होंने उसे हेल्ड किया होता है, सेंट्रोमियर ने। इस स्ट्रक्चर को, इस कंस्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये सेंट्रोसोम्स भी डुप्लीकेट होते हैं। सेंट्रोसोम्स मैंने आपको ये स्ट्रक्चर को बताया था जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि 2 सेंट्रियोल्स का बना होता है। अब आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होने लग पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में हमारे पास मियोसिस 1 होती है एंड मियोसिस 2 होती है। सो मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड लाइक दैट स्टेजेस होते हैं। एंड सिमिलरली मियोसिस 2 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मियोसिस 1 आती है तो मियोसिस 1 में सबसे पहले आएगा प्रोफेज 1। अब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर पहले क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट था, ये फाइबर्स प्रेजेंट थे, अब उन्होंने कंडेंस करना शुरू कर दिया है, उन्होंने स्ट्रक्चर में आना शुरू कर दिया है और हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देना शुरू हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो गया है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिए क्रोमेटिन को ये जो मेम्ब्रेन ने इनक्लोज करके रखा हुआ है अपने अंदर, ये डिसोसिएट होनी शुरू होगी। उसके बाद जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपने आप को बाइंड करना शुरू कर देते हैं अलोंग देयर लेंथ। सो यहाँ पर देख सकते हैं लेंथ वाइज ये दोनों एक साथ आ चुके हैं, ठीक है। इसे हम टेट्राहेड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स, ये देखिए 1 रेड, 2 रेड, 3rd ब्लू, 4th ब्लू, सो टेट्राहेड हो गया ना, 4 क्रोमेटिड्स हो गए। चियास्मेटा फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है चियास्मेटा की फॉर्मेशन। चियास्मेटा की फॉर्मेशन का मतलब है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि ये ब्लू 1 एंड ये रेड 1, ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्रॉस बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक क्रॉस यहाँ पर बना हुआ है, एक क्रॉस यहाँ पर बना है। इन क्रॉसेस को हम कहते हैं चियास्मेटा। अब ये चियास्मेटा क्यों बनता है, चियास्मेटा बनता है ताकि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए, ये ब्लू की रेड में चली जाए, रेड की ब्लू में आ जाए, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर इसे कहते हैं, अकर्स एट द चियास्मेटा। स्पिंडल फाइबर्स इमर्ज फ्रॉम सेंट्रोसोम। अब देखिए मैंने आपको सेंट्रोसोम का इंपॉर्टेंस बताई थी कि सेंट्रोसोम की इंपॉर्टेंस होती है एक तो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, दूसरा कि जब सेल डिवीज़न होती है तो स्पिंडल फाइबर्स इसी के बनते हैं। ये जो हमें स्पिंडल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो इसी से अराइज करते हैं, तो वो चीज़ बननी शुरू हो जाती है। जब हम प्रो मेटाफेज में आते हैं, यानी कि मेटाफेज का जो अर्ली पीरियड होता है ना उसे हम प्रो मेटाफेज कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे अटैच देमसेल्व्स टू द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द फ्यूज्ड काइनेटोकोर शेयर्ड बाय द सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखिए ये लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है कि ये जो सेंट्रोमियर होता है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर पे कौन अटैच होते हैं आकर, स्पिंडल फाइबर। तो अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करना शुरू कर देते हैं। अटैच अब कैसे करते हैं, काइनेटोकोर पर, ठीक है। हमें पता है कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे ही अटैच्ड होता है। तो जो एक, ठीक है, ये काइनेटोकोर है, ये इसका भी है और ये इसका भी है, तो ये जो है वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर से अटैच कर लेता है। अब जो क्रोमोसोम्स है वो कंटिन्यू टू कंडेंस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली यहाँ तक डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब आता है हमारे पास मेटाफेज 1। अब इसमें क्या होता है, मेटाफेज में हमें पता है क्या होता है कि मेटाफेज में अलाइनमेंट हो जाती है। ये देखिए पहले ये रैंडमली प्रेजेंट थे, अब वो एक इक्वेटोरियल, एक स्ट्रेट प्लेन पे अलाइंड हो चुके हैं, दैट इज व्हाट इज मेटाफेज। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स रैंडमली असेंबल एट द मेटाफेज प्लेट where they have been manipulated into place by the microtubules. So microtubules उन्हें एक पर्टिकुलर शेप में लाने में हेल्प करते हैं। अब आता है हमारे पास एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा कि जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो पुल करना शुरू कर देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, ठीक है। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर स्टिल अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये वाला जो रेड है
इसने इधर को चले जाना, ये ब्लू ने इधर को चले जाना, ये ब्लू ने इधर को चले जाना, ये रेड ने इधर को चले जाना, यानी कि इन दोनों ने इधर को चले जाना एंड इन दोनों ने इधर को चले जाना। यानी कि अब ये एक दूसरे से तो डिफरेंट क्रोमोसोम से एक दूसरे से दूर हो गए, बट ये जो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसमें दो क्या है क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो तो इकट्ठे ही है ना। सिस्टर क्रोमेटिड्स तो की तो सेपरेशन नहीं हुई है अभी, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स आर स्टिल अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, वो इकट्ठे ही हैं। देखिए ये जो एक पूरा क्रोमोसोम इधर को चला गया, ये पूरा क्रोमोसोम इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो ये क्या थे, पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, यानी कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे बड़े थे। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो गए, इसने इधर को चले जाना, इसने इधर को चले जाना। पर जो एक हमारा क्रोमोसोम है उसमें तो कोई सेपरेशन नहीं आया ना, ये तो अटैच्ड ही है। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड रहते हैं, इनकी यहाँ पर सेपरेशन नहीं होती, इनकी सेपरेशन होती है नेक्स्ट हमारे मियोसिस 2 में। अब आता है हमारे पास टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। तो टेलोफेज 1 में क्या होता है कि देखिए ये जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो फाइनली पोल्स पे अराइव कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर पोल्स पे पहुँच जाते हैं, सारा मटेरियल जो है वो डीकंडेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से बननी शुरू हो जाती है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एक फोरो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर ये फोरो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा तभी तो ये डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट होंगे ना। तो दिस रिजल्ट इन 2 हैप्लॉइड सेल्स, ईच सेल कंटेन्स 1 डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ईच होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। तो इस तरीके से जो हमारा एक सेल था वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास आएगा मियोसिस 2, ठीक है। सो ये जो डिवीजन थी ये क्या होती है, ये जो डिवीजन थी ये हमारी रिडक्शनल डिवीजन थी। अब हमारे पास आएगी इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि मियोसिस 2। अब देखिए सबसे पहले आएगा प्रोफेज 2। तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स कंडेंस होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बनना है, क्रोमोसोम की शेप लेनी है। न्यू स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म, स्पिंडल फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स टू फ्रेगमेंट। नाउ कम्स प्रोमेटाफेज 2। इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर्स इंगेज हो जाएंगे एंड एंगेज द इंडिविजुअल काइनेटोकोर्स ऑन द सिस्टर क्रोमैटिड्स। यानी कि अब क्या होगा कि अब इन सिस्टर क्रोमैटिड्स की जुदाई का टाइम आ गया। तो पहले स्टेज में तो ये इकट्ठे रह गए थे, तब तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ही सेपरेशन हुई थी। अब इन सिस्टर क्रोमैटिड्स की भी सेपरेशन होगी, यानी कि ऐसे ब्रेक हो जाएंगे। ये देखिए ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि एक पार्ट इधर चला गया, एक सेल में रह गया, दूसरा पार्ट दूसरे सेल में रह गया, ठीक है। तो मेटाफेज में तो यही होता। अब मेटाफेज में आपको पता है अलाइनमेंट होगी। सो मेटाफेज जब भी आ जाए तो आपको यही याद रखना है कि मेटाफेज में अलाइनमेंट होती है। तो यहाँ पर ये लाइनअप हो गए हैं। अब आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, इनको खींच लिया जाता है। कौन खींचता है, स्पिंडल फाइबर खींचता है, by the shortening of kinetochore microtubules and non-kinetochore microtubules lengthen the cell। तो अब इससे ये जो सेंटर में से ये इधर को पुल अपार्ट कर दिए जाएंगे। अब जो हमारे पास आएगा टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस, इसमें अगेन जो क्रोमोसोम्स हैं दे अराइव एट द पोल्स ऑफ द सेल, डीकंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप्स फिर से इन्हें सराउंड कर लेती हैं, क्लीवेज होता है, यानी कि ये देखिए यहाँ से 2 बन जाएंगी और यहाँ से 2 बन जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये है हमारा मियोसिस प्रोसेस, जो कि 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल एंड मियोसिस 2 इज इक्वेशनल। आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।